हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआरआई प्रोस्टेट की प्लानिंग बताने जा रहा हूँ। प्रोस्टेट डायनामिक स्टडी हम कैसे करते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो आपके प्रोस्टेट के डाउट है वो इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, प्रोस्टेट जब भी आप करेंगे तो प्रोस्टेट एरिया का ही आपको स्कैन करना होता है। प्रोस्टेटिक जो ब्लैडर के नीचे होता है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है हमारी ब्लैडर के इंफीरियर साइड्स में होती है। और इसकी स्टडीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 प्लेन लोकलाइज़र रन कर दिया, जो मैंने रन कर दिया। तो 3 प्लेन लोकलाइज़र के बाद आपको क्या करना है, कॉर्नल के ऊपर और कॉर्नल और एक्सियल के ऊपर आपको सैज का प्लानिंग करना है, क्योंकि सैज में प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अच्छा क्लियर विजुअलाइज होती है। तो इसलिए आपको हमें सबसे पहले सैज T2 सीक्वेंस को लेना है। जब भी आप प्रोस्टेट स्टडी करेंगे ना तो थिन में लेना है, 0.3, यानी कि 3 में जितना थिन सेक्शन में प्रोस्टेट लोगे उतनी ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड आपको अच्छे से क्लियर आइडेंटिफाई होगी। जो भी प्रोस्टेटिक लीजन होगा या कैंसरस होगा प्रोस्टेट, तो वो सारी फाइंडिंग आपको इसमें दिखेगी। तो थिन में लेना है हमेशा, और सजाइटल सेक्शन पहले एक्वायर करना है जब भी आप प्रोस्टेट लेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम इसमें 22 टू 24 स्लाइसिस तक कवर करना है। तो डिपेंड अपॉन एरिया के इतने एरिया में प्रोस्टेटिक लीजन है, प्रोस्टेट साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें प्लानिंग करेंगे फर्दर, ठीक है। मैं T2 ले रहा हूँ पहले, T2 के ऊपर मैं फर्दर फिर प्लानिंग करूँगा। और जैसे ही मेरी प्लानिंग हो जाएगी ना, ये मेरी प्लानिंग होगी। देखो, कॉर्नल के ऊपर स्लाइड करके देखो, और एक्सियल के ऊपर भी आपको प्रोस्टेट के अकॉर्डिंग स्लाइड करके देखो, तो उसके एरिया के अकॉर्डिंग आपको ये प्लानिंग करना है। जैसे प्लानिंग होगा तो मैंने सुपीरियर इन्फीरियर और एक मैंने एंटीरियर सैचुरेशन बैंड लगाना है, ताकि जो हमारा मोशन आर्टिफैक्ट है वो कम आए। ये देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एक्साइटेशन मैं 2 कर रहा हूँ। 2 करने से टाइम मेरा 3 मिनट्स का हो रहा है, और 3 मिनट हमारा सफिशेंट है प्रोस्टेट के लिए। और यहाँ पे मैं शिम वॉल्यूम लगा रहा हूँ। शिम वॉल्यूम लगाने के बाद फिर अब हम स्कैन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने स्कैन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब भी हम प्रोस्टेटिक कोई स्टडीज़ करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड काफ़ी छोटी ग्लैंड्स होती है, तो हमेशा इसको स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग में थिन में लेना होता है। जितना थिन लोगे ना उतना ज़्यादा आपका ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड अच्छे से विजुअलाइज होगा, ठीक है। उसके बाद हमें T2 सीक्वेंस लेना है। जैसे आपने T1 सैज T2 ले लिया, और उसके ऊपर आप फिर प्लान करोगे एक्सियल T2 का। देखो, ये एक्सियल T2 का हम प्लानिंग करेंगे। देखो, प्रोस्टेटिक ग्लैंड का जो ओरिएंटेशंस है वो थोड़ा ऑब्लिक है। ये देखो, ये ब्लैडर है हमारा, और ये नीचे प्रोस्टेटिक ग्लैंड है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये ना, ये पूरी प्रोस्टेटिक ग्लैंड है ये वाली। तो इसके ऑब्लिक आपको प्लानिंग करना है ऐसे, ठीक है। जैसे ही अपने पास ओरिजिनल सैज T2 आ जाएगा, जो मैंने अभी रन किया है सैज T2 प्रोपेलर, ये आएगा, तो इसके ऊपर फिर आपको प्लानिंग करना है, ठीक है। फर्दर प्लानिंग इसके ऊपर आपको अच्छे से विजुअलाइज करना है। ये देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे हम प्रोस्टेटिक स्टडी करते हैं, कैसे आप प्रोस्टेट एमआरआई की प्लानिंग करते हैं, और कैसे हम डायनामिक के फर्दर जो सीक्वेंसेज एक्वायर करते हैं वो कैसे एक्वायर करते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो तक एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा। और इसमें मैं आपको 3 प्लेन लोकलाइजर में थोड़ा सा प्लानिंग करके दिखाता हूँ, और स्कैनिंग पैरामीटर में इसमें सेट करके रखता हूँ। ऑब्लिक करना है हमेशा प्लानिंग को आपको, और इसमें देखना है कि ब्लैडर का जो वॉल है उसमें कोई लीज़न है। उसमें भी कई बार ब्लैडर वॉल ट्यूमर्स या लीज़न होता है, तो उसको भी देखना है कि प्रोस्टेट के साथ साथ वो कहीं फाइंडिंग तो नहीं है। तो आपको जब प्रोस्टेट करेंगे तो पेशेंट से क्लिनिकली हिस्ट्री लेना है आपको। तो ये भी मैं 3 जितना थिन हो सके उतने में ले रहा हूँ। मैं ये 3.3 में ले रहा हूँ, और स्लाइस थिकनेस में इसमें 24 स्टैंडर्ड रख रहा हूँ। पहले प्लानिंग को सीधा करो, ताकि हमारा ये एक्सियल में प्रॉपर बॉक्स बन के आएगा, तो एकदम सीधा बन के आएगा। ये देखो, ये इसको सीधा करने के बाद ना, इसकी ओरिएंटेशन जैसी प्रोस्टेट की ओरिएंटेशन है वैसे ही आपको इस पर प्लानिंग करना है। अगर मैं इसको स्लाइस को हाइड करके ना, इसको स्लो स्लैब आपको दिखाता हूँ, ये देखो, तो इस तरह का आपको ये कवरेज करना है, ऐसे ऑब्लिक करके ऐसे फिर प्लानिंग करना है। जैसे आपके पास सैज T2 आ जाएगा, उसके ऊपर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे, और सुपीरियर और इन्फीरियर आप अच्छी तरह से इसमें सैचुरेशन बैंड लगाओगे। एक सुपीरियर लगाओगे और एक हमें इन्फीरियर लगाना है, ऐसे। देखो, प्लानिंग को जितने ध्यान से देखोगे उतनी ज़्यादा आपको प्लानिंग समझ आएगी,
इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। ये देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोस्टेटिक जो भी जोन्स होते हैं प्रोस्टेट के, उसके ज़्यादा प्रोस्टेटिक लीजन होने के चांसेस होते हैं कि उसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा लीजन होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। तो वो इसके अंदर भी देखना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा कि हम जो हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है प्रोस व्यू करके ना, उसके अंदर हम प्रोस्टेट की पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं कि कौन से जोन में कैंसर्स है, कितना स्कोरिंग आ रहा है, जो पायरेट स्कोरिंग हो रही है होती है जो कितनी आती है, कितना ग्रेड है पेशेंट का, वो सब आपको देखने को मिलेगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा SAS-T2 आ गया है। तो SAS-T2 मेरे पास पहुंच गया है। तो SAS को पहले अच्छे से ध्यान से देखो, अच्छे से। तो ये देखो, तो SAS के अंदर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरे अच्छे तरह से कवर करना है। ये थोड़ा सा जूम में कम करता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। और इसके ऊपर आपको ये फर्दर फिर ये प्लान करना है। यहाँ पे हल्का सा समाइनल वेसिकल की कवरेज है, इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। तो स्लाइस में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता हूँ, स्लाइस में 28 कर रहा हूँ। और हल्का सा आपको समाइनल वेसिकल भी अच्छी तरह से कवर करना है। ये देखो, ये देखो, ये प्रॉपर हमारा एक्सेल का प्लानिंग है SAS के ऊपर। देखो ब्लैडर वॉल में कुछ फाइंडिंग नहीं है, ब्लैडर एकदम सही है। तो इसमें पेशेंट का मैंने थोड़ा सा प्रेशर बना रखा है ब्लैडर का, ताकि ब्लैडर वॉल हमारी क्लियर दिखे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपकी एकदम प्लानिंग एक्सेल की करेक्ट है T2 की। तो ये प्लानिंग करेक्ट होने के बाद जिस ओरिएंटेशन मैंने प्लान किया उसी ओरिएंटेशन में मैंने शिम पुट कर दिया है। और शिम लगाने के बाद नंबर ऑफ़ एक्साइटेशन को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूँगा। और यहाँ पे कॉयल सिलेक्शन मेरी एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों कॉयल का 2-3 बॉडी एरी कॉयल है, वो सेट है एकदम। और ये प्लानिंग को मैं सेव कर रहा हूँ, और इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब आप इसको SAS को अच्छी तरह से देख लो। SAS-T2 सेक्शन को ना आप अच्छी तरह से विजुअलाइज करके देखो। ये देखो, SAS के अंदर देखो प्रोस्टेट साइज तो बढ़ा हुआ लग रहा है, प्रोस्टेटिक ये थोड़ा सा हाइपो सा सिग्नल आ रहा है, प्रोस्टेट में कुछ फाइंडिंग लग रही है। तो अब फाइनल जब रिपोर्ट बनेगी तभी क्लियर कर हम बता सकते हैं। ये देखिए, तो इसके थ्रू देखो ब्लैडर वॉल में कुछ फाइंडिंग नहीं है, ब्लैडर वॉल एकदम क्लियर आपको दिख रही है। तो आपको हमेशा प्रोस्टेट की ही स्टडी करनी है। जितने साइज़ में प्रोस्टेट है उसी साइज़ में आपको थिन्स हमेशा प्लानिंग करना है, ठीक है। जितना थिन प्लानिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो फाइंडिंग्स है वो क्लियर आपको थिन सेक्शन में उतनी ज़्यादा क्लियर दिखेगी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक्सेल T2 प्रोपेलर का प्लानिंग सीक्वेंसेस चल रहा है। और उसके बाद मुझे एक्सेल T2 फैट सेट का प्लानिंग करना है। एक्सेल T2 फैट सेट का प्लानिंग आपको इस पर करना है, और इससे आपको सेम एक्सेल T2 से कॉपी कर सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करना है और इसको आप कॉयल के साथ, बॉडी एरी 2-3 कॉयल के साथ फैट सेट सीक्वेंस को भी आप सेव कर दो। और ये सेव कर दो, जैसे आप सेव करोगे। ये दोनों सीक्वेंसेस मैंने सेव कर दिए हैं, SAS-T2, एक्सेल T2 फैट सेट। कुछ नहीं करना है, जब भी आप एक्सेल का प्लानिंग करेंगे ना तो एक्सेल से एक्सेल आप कॉपी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एडिशनल इसमें आपको डिफरेंट प्लानिंग करना है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सेम बॉडी प्लेन से सेम सीक्वेंस को कॉपी कर सकते हैं प्रोस्टेट के लिए। अब प्रोस्टेट का कॉर्नर सेक्शन की प्लानिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको जूम करो, इस प्लानिंग को हाइड करो। हाइड करने के बाद सबसे पहले इस पर फोकस करो कि स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग कितना रखना है। 3.5 और 0.3 की मैं स्लाइस थिकनेस प्रोस्टेट के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। जितना थिन रखोगे उतने ज़्यादा क्लियर आपको फाइंडिंग दिखेगी। तो हमेशा उस पर भी ध्यान देना है आपको। देखो कॉर्नल का जब भी प्लान करेंगे ना, कॉर्नल का प्लान करेंगे इंटीरियर टू पोस्टीरियर। ऑब्लिक है तो थोड़ा सा ऑब्लिक आपको इसमें प्लानिंग करना है। ऐसे सिंगल स्लाइस में रख रहा हूँ, ऐसे प्रोस्टेट है तो ऐसे ही आपको प्लानिंग करा। ऐसे नहीं है कि आपने सीधा प्लानिंग कर दिया, नहीं। जैसे प्रोस्टेट है ना, जैसे प्रोस्टेट है, जैसे हमारा यूट्रस होता है फीमेल पेशेंट में, तो यूट्रस के पैरेलल परपेंडिकुलर प्लानिंग करते हैं, वैसे ही आपका प्रोस्टेट के पैरेलल परपेंडिकुलर प्लानिंग होती है, ठीक है। तो कॉर्नर लेना है तो आपको एंटीरियर टू पोस्टीरियर ऐसे प्लानिंग करना है, ठीक है। अगर मैं स्लाइसिस दिखाता हूँ आपको तो ऐसे आपको थोड़ा सा ऑब्लिक, ज़्यादा ऑब्लिक हो गया,
ऐसे आपको प्लानिंग करना है, मतलब इसी ओरिएंटेशन में प्लानिंग करना है, पूरा होल कवरेज करना है आपको, ठीक है। तो इसमें मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो इसमें स्लाइसेस हम मोस्टली 24 स्लाइसेस ले लो, 24 मोर दी अनफ है। पीछे देखना है सेमाइनल वेसिकल्स भी देख लो, तो सेमाइनल वेसिकल भी अच्छी तरह से आपको कवर करना है, तो इसमें स्लाइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो, तो 28 स्लाइसेस ले लो, तो उसमें आपके सेमाइनल वेसिकल भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर स्पेसिंग बढ़ाना है तो 0.5 कर दो स्पेसिंग, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हम प्लानिंग करेंगे। जैसे एक्सेल T2 आ जाएगा तो एक्सेल T2 आप इस पर जो हमारा लोकलाइजर अभी ओपन हुआ है एक्सेल का, तो इस पर आप एक्सेल T2 यहाँ पे डाल दो। तो एक्सेल T2 मेरे पास आ गया है, देखो। अब मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ऐसे। अब इसके ऊपर आप अच्छी तरह से प्लानिंग देखो, ये ऐसे आप प्लानिंग करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे आप प्लानिंग करोगे इंटीरियर टू पोस्टीरियर, तभी आपका जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है वो प्रॉपर कवरेज ऐसे, ठीक है। अब जब जैसे प्रोस्टेटिक ग्लैंड कवर हो जाएगी तो उसके ऊपर आप सुपीरियर और इन्फीरियर और इंटीरियर सैचुरेशन बैंड लगा दो। यस, ठीक है। तो ये कॉर्नल T2 की प्लानिंग है प्रोस्टेट के लिए। तो प्लानिंग ऐसे ही करना है आपको, प्लानिंग एडिशनल नहीं होगा, प्लानिंग करना है। इनका कंट्रास्ट सेट कर दें 10 ml लगाना पड़ेगा, डायनामिक, ठीक है। तो कॉर्नल T2 प्लानिंग आपको इस तरह से प्लानिंग करना है। तो कॉर्नल T2 प्लानिंग करने के बाद फिर आप इस चीज़ को सेव कर दो। इसमें भी मैंने थोड़ा सा स्लाइस स्पेसिंग इसमें इंक्रीज़ किया है, ताकि मुझे पोस्टीरियर थोड़ा सा स्लाइस को इंक्रीज़ करना था, और मैंने स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। तो ये स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट करो। ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड इतना ही रखना है। तो स्लाइस थिकनेस स्टैंडर्ड आप 3 to 4, इन बिटवीन 3 to 4 के बीच में रख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हम 3.3 3.2 के बीच में रखते हैं, और स्पेसिंग भी आप 0.5 से 1 mm के बीच में रख सकते हैं स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक्सियल मेरा T2 सेव हो गया है। उसके बाद मुझे डिफ्यूज़न अच्छे से लेना है, क्योंकि प्रोस्टेटिक रिस्ट्रिक्शंस देखनी होती है। प्रोस्टेटिक में डिफ्यूज़न का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डिफ्यूज़न आपको प्रोस्टेट स्टडीज़ में काफ़ी अच्छी तरह से एक्वायर करना है जब भी आप प्रोस्टेट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफ्यूज़न का आपका सीक्वेंस अच्छा नहीं आ रहा है, या डिफ्यूज़न की ओरिएंटेशंस या डिफ्यूज़न की क्वालिटीज़ आपकी अच्छी नहीं है, तो उसको आपको अच्छी तरह से देखना है कि कितने बी वैल्यू में हम ले रहे हैं। तो डिफ्यूज़न मैंने यहाँ से उठा के ले लिया है, तो एक्सेल T2 से कॉपी करना है डिफ्यूज़न को भी, तो सेम मैंने कॉपी कर दिया है। थोड़ा सा डिफ्यूज़न में ना फ्रीक्वेंसी FOV बढ़ा दो। इससे क्या होगा, जो इमेज है, इमेज की जो इंटेंसिटीज़ है वो आपकी डिफ्यूज़न में ज़्यादा बेटर दिखेगी, ठीक है। डिफ्यूज़न्स में कुछ नहीं है। डिफ्यूज़न यहाँ जो डिफ्यूज़न मैं ले रहा हूँ, जो डिफ्यूज़न में 2 तरह के डिफ्यूज़न आपको इसमें रन करके दिखाऊंगा। एक तो डिफ्यूज़न जो हम लेते हैं स्टैंडर्ड, एक 1000 में 24 नेक्स करके हम एक ले रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा मैं मल्टी बी वैल्यू के थ्रू लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने 1000 पे बी वैल्यू में लिया है, तो इस बी वैल्यू को आप सेव कर दो। और एक मैं मल्टी बी वैल्यू, एक मल्टी बी वैल्यू, इसके अंदर मल्टी बी वैल्यू होगी, तो ये भी हमें लेना है। मल्टी बी वैल्यू के अंदर बी वैल्यू 50, 3 बी वैल्यू रखी है मैंने। डिफ्यूज़न के ऊपर क्लिक करोगे ना तो 3 वैल्यू रखी है, एक 50, 400 और 600। तो इसमें मैंने नंबर ऑफ एक्साइटेशन 2 रखा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, और इसमें मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, ये मैं ऑटो करूँगा, ठीक है। तो इसको भी आप बिल्कुल यहाँ से, अगर प्लानिंग कॉपी नहीं हो रहा है तो इसको ऑब्लिक करो। ऑब्लिक करने से प्लानिंग, जितनी भी ऑब्लिक प्लानिंग हुई है, तो ऑब्लिक प्लानिंग से इसको आप विद सैचुरेशन बैंड सेव कर दो। ये देखो ये, और इसमें देखो प्लस का सिंबल नहीं है आगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ADC है वो मैनुअल बन के नहीं आएगा,
ये इसमें देखो एडीसी ए डिफ्यूजन वेटेड इमेज है ना, इसके अंदर एडीसी मैनुअल बन के आएगा, तो इसके अंदर मैनुअल बन के नहीं आएगा क्योंकि इसमें प्लस का सिंबल नहीं है। तो प्लस का सिंबल होने का मतलब ये है कि एडीसी का ऑटोमेटिक हमारा क्या है, जो एडीसी है वो बन के नहीं आएगा। तो इसमें मैंने क्या करना है, एडीसी अगर मैनुअल आपको लेना है तो यहाँ पे ऐड टास्क पे जाना है, ऐड टास्क पे जाने के बाद ना आप ऐड प्रोसेसिंग पे जाओ। यहाँ पे देखो डिफ्यूजन वेटेड इमेज लीडर विद एडीसी, इसको क्या करना है, सेटअप पे जाना है आपको, ठीक हो। इसके सेटअप में जाना है, इसको आप सेटअप पे जाओ। अब मेरा प्लानिंग जो है सेव हो रहा है, तभी सेटअप में गए। सेटअप में जाने के बाद कुछ चेंज नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक लिखा है तो इसको ऑटोमेटिक आपको क्लिक करना है। अगर मैनुअल हो तो मैनुअल पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे होते हैं, ये चेंज नहीं करने हैं आपको। लोअर थ्रेशोल्ड मैंने 30 रखा है, कॉन्फिडेंस लेवल मैंने इतना रखा है 0.5 और करनाल, ये इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा अपरेंट डिफरेंट ऑप्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल एडीसी आता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो आप कुछ नहीं करना है, फंक्शनल मैप के थ्रू जाके इसको एक्सेप्ट कर देना है। और यहाँ देखो प्लस का सिंबल बन के आएगा, तो इसमें एक एडिशनल ऐड सीक्वेंस होगा जिसको हम कहते हैं एडीसी, ठीक है। तो दो तरह के डिफ्यूज़न में यहाँ एक्वायर करता हूँ। तो डिफ्यूज़न आपको मल्टी बी वैल्यू में लेना होता है, इस चीज़ को आप खास ख्याल रखो कि मल्टी बी वैल्यू पे आपको डिफ्यूज़न लेना है, ठीक है। और उसके बाद एक्सियल प्रोपेलर के प्लानिंग करना है, एक्सियल T1 का प्लानिंग करना है तो T2 से कॉपी कर दो, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये T2 से कॉपी कर दिया मैंने और इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये प्रोस्टेटिक का स्टैंडर्ड प्लानिंग्स होता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड को आप देखोगे, ये मेरा एक्सियल फैट सेट सीक्वेंस आ गया है। तो फैट सेट में भी ये देखो, ये सारा समाइनल वेसाइकल है जो आपको दिख रहा है, कर्व से सिंबल्स दिख रहे हैं इंटेस्टाइन की तरह। ये समाइनल वेसाइकल, ये प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट के अंदर थोड़ा सा ये इंटेंसिटीज़ दिख रही है, देखो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा लीजन कोई हाई ग्रेड का नहीं लग रहा है, तो फाइनल रिपोर्ट में पता चलेगा। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लो पहले कि प्रोस्टेट आपके पास प्लानिंग जब करते हैं ना, तो आपका किस तरह का प्लानिंग होता है। ये देखो, ये एक्सियल T2 है। एक्सियल T2 को अच्छी तरह से देखो, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है। देखो कितने अच्छे से इसमें दिख रहा है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखो कितने अच्छे से इसमें विजुअलाइज हो रही है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। साथ साथ में लिम्फ नोड भी इसमें दिख रहे हैं, ग्वाइनल लिम्फ नोड नॉर्मल है। तो इस तरह से आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की MRI करनी होती है। ये देखो कितने अच्छे से आपको इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है। जब भी प्रोस्टेट MRI करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड आपको यही चीज़ें याद रखनी है, यही चीज़ें ध्यान देनी है कि प्रोस्टेट MRI करते टाइम आपको प्लानिंग कैसे करना है, सैचुरेशन बैंड कहाँ लगाना है, पैरामीटर्स कितना रखना है। तो ये सारी चीज़ें पता है तो डेफिनेटली हम आप क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो प्लानिंग है वो एकदम सही होगा, इमेज सही आएगी, इमेज की इंटेंसिटी सही आएगी। तो डेफिनेटली हम आपका कोई भी इसके अंदर मिस्टेक नहीं होगा। तो कई बार हमें लिम्फ नोड भी देखने होते हैं। देखो कोई कैंसरस होता है, प्रोस्टेटिक कैंसर होता है ना, उसके साथ साथ लिम्फ नोड भी देखने होते हैं। उसके लिए एक अलग से सीक्वेंस लेना पड़ता है ट्रू एक्सियल में, पूरा ऊपर से जो हमारा इलियक क्रेस्ट होता है ना, वहाँ से लेके नीचे तक आपको इंग्वाइनल एरियाज तक पूरा कवर करना है, ताकि जो लिम्फ नोड है वो आपको अच्छी तरह से विजुअलाइज हो जाए प्रोस्टेट के अंदर। उसके बाद कॉर्नल को भी जूम करके देखो, तो कॉर्नल के भी अंदर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। और समाइनल वेसाइकल बायलेटरल राइट एंड लेफ्ट समाइनल वेसाइकल भी इसमें आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्लानिंग आप इस तरह से करेंगे। इसके साथ मैं प्रोस्टेट का जो डायनामिक सीक्वेंस रन करूंगा, तो डायनामिक प्रोटोकॉल्स, सबसे पहले तो आपको डायनामिक जो सीक्वेंस है, डायनामिक सीक्वेंस लूँगा। उसके बाद आप उसमें फर्दर जितने भी फेज़ एक्वायर करते हैं उस फेज़ को आपको लेना है। हाँ, तो अब देखो मैं डायनामिक सीक्वेंस ले रहा हूँ, ये तो मेरा रूटीन सीक्वेंसेस है। अब मैं डायनामिक सीक्वेंसेस प्रोस्टेट के अंदर ले रहा हूँ। तो डायनामिक सीक्वेंसेस लेने के लिए आपको मैं प्रोस्टेट के प्रोटोकॉल पे जा रहा हूँ। देखो प्रोस्टेट पे प्रोटोकॉल पे जाने के बाद ये मेरा प्रोस्टेट का प्रोटोकॉल है, यहाँ से मैं एक्सियल लावा डायनामिक सीक्वेंस उठाऊँगा, ठीक है। और एक्सियल डायनामिक सीक्वेंस उठाने के बाद इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये लावा डायनामिक सीक्वेंस आ जाएगा। इसको सेटअप में जाना है आपको। सेटअप में जाने के बाद इस डायनामिक सीक्वेंस के अंदर मल्टी फेज़ पे जाना है। तो मल्टी फेज़ सीक्वेंस पे जैसे आप जाएंगे ना, तो इसमें मल्टीपल फेज़ आपको दिखेंगे
कि इसमें मैं टोटल 11 फेज़ ले रहा हूँ और 11 फेज़ लेने के लिए जो हर फेज़ का टाइम है 21 सेकंड हर फेज़ का टाइमिंग है। ये देखो जितने भी फेज़ है तो 1 सेकंड का इसमें डिले टाइम है कि बीच में हल्का सा जब सेकंड फेज़ रन होगा तो 1 सेकंड का गैप होगा, उसके बाद सेकंड फेज़ रन आपका शुरू हो गया। तो 11 फेज़ टोटल ले रहा हूँ। 11 फेज़ लेने के बाद आपका जो प्रॉपर 11 फेज़ है वो आपका जो डायनामिक जैसे ही डन होगा तो 11 फेज़ आपके पास आएंगे। तो वो 11 फेज़ कितने मिनट्स में आएंगे आपके पास? 4 मिनट्स के अंदर आपके पास ये 11 फेज़ आएंगे। तो 11 फेज़ हर फेज़ का यहाँ पे टाइम मेंशन है 22 सेकेंड, 43 सेकेंड एंड 105 सेकेंड, 127 सेकेंड। तो ये मल्टीपल फेज़ का टाइमिंग है और इसके बीच जो स्कैन टाइम जो मैंने डिले टाइम रखा है, फर्स्ट 5-6 फेज़ में मैंने 1 टाइम रखा है और उसके बाद में थोड़ा सा जैसे ही मेरा कंट्रास्ट डिले होता जाएगा तो डिले आपका स्कैन मैंने इंक्रीज़ किया है कि डिले में जो कंट्रास्ट के अनाउंसमेंट है वो आपको देखनी है। तो डिले स्कैन टाइम को इंक्रीज़ कर दो। तो इसको चाहे आप अपने मैनुअल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 कर दिया है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको ये एडजस्टमेंट करनी है। तो जब भी डायनामिक स्टडी करेंगे तो मल्टी फेज़ पे आपको ध्यान देना है। मल्टी फेज़ पे ध्यान देने के बाद ये सारे ऑप्शन होते हैं कि मास्क फेज़ लेना है होता है पहले, क्योंकि कंट्रास्ट से पहले हम प्रीवियस जो फेज़ होता है ना उसको मास्क फेज़ बोलते हैं, जो हम कंट्रास्ट से पहले एक्वायर करते हैं। मास्क फेज़ के बाद फिर आपको ये सारे 12 फेज़ रन करने होते हैं, 11 फेज़ रन करने होते हैं जब भी आप मास्क फेज़ लेते हैं। ठीक है, जब भी आप मास्क फेज़ लेते हैं तो उसके बाद ये सारे आपके फेज़ ऑन होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप डायनामिक और हमेशा डायनामिक में स्पेशल सैचुरेशन जो केमिकल सेट है, जो फैट है वो स्पेशल होता है, वो स्पेशल फैट रखना है। यहाँ से फैट सप्रेशन की टेक्निक होती है तो ये आपको स्पेशल रखनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से डायनामिक सीक्वेंस रन करें और इसकी प्लानिंग मैं आपको दिखाता हूँ। अभी डायनामिक की प्लानिंग आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से। इसकी प्लानिंग आप जैसे आपके पास कॉर्नल आ गया, कॉर्नल को भी यहाँ पे रखो। कॉर्नल पे रखने के बाद इस पे आपको प्लानिंग ऐसे देखना है। देखो प्लानिंग अच्छे से। ठीक है, प्लानिंग कवरेज अच्छा होना चाहिए। अगर प्लानिंग कवरेज अच्छा नहीं है तो आपका स्कैन भी अच्छा नहीं हो रहेगा और जो आपके कंट्रास्ट है वो भी पेशेंट के अंदर अच्छा से नहीं पुश होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात रखनी है इसमें। ये देखो, ठीक है, तो स्टैंडर्ड आप हमें यही प्लानिंग करना है प्रोस्टेट के लिए। ये ट्रू प्लानिंग होती है इसके लिए। प्रोस्टेट जो हम डायनामिक करते हैं ना, ये ऑब्लिक प्लान नहीं होता है होगा, इसमें आपको ट्रू एक्सेल प्लान करना है इसमें ऐसे। और इसको देखो अच्छे से कि कवरेज एरिया हमारा पूरा प्रोस्टेट कवर है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर कवरेज है, सैचुरेशन बैंड है और शिम वॉल्यूम है। इसको मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे एडजस्टमेंट इसकी कर रहा हूँ और ऊपर में इसमें सैचुरेशन बैंड नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि केमिकल सैचुरेशन में सैट बैंड नहीं लगता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात रखनी है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमिकल सेक्शन लेना है और यहाँ पे पेल्विस में जाना है, ब्लैडर पे जाना है। जब भी आप मास्क फेज लोगे ना तो इसके ये ऑटो स्कैन है, इसको हटा दो। जब भी ये सीक्वेंस चलेगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं अभी बताऊँगा आपको कैसे लेना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा एक्सियल T1 प्रोपेलर सीक्वेंस रन हो रहा है, तो सीक्वेंस का टाइमिंग थोड़ा सा बचा है देखो। उसके बाद में आपका ये देखो सीक्वेंस का टाइमिंग 1 मिनट्स 20 सेकेंड बचे हैं, ये देखो। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं आपको मतलब एक मास्क फेज़ रन करके दिखाऊंगा कि एक मास्क फेज़ लेना है, उसको रन करके दिखाऊंगा। उसके बाद मेरे सारे फेज जो है वो कंट्रास्ट के साथ चलेंगे। तो आप उस मास्क फेज़ को देखिए कि आपको मास्क फेज़ कैसे लेना है। उसके बाद मैं आपको उसकी इंटेंसिटीज़ दिखाऊंगा कि कैसे आपको मास्क फेज़, लावा मास्क फेज़ दिखता है। देखो इसमें फ्रेंड्स कोई भी डाउट होगा ना प्रोस्टेट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके तो उतनी मैं चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर ही कवर कर चुका हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ें आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर क्लियर करना इम्पॉसिबल है। जो भी डाउट्स हैं आपके मन में तो वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे से।
देखो अभी 20 सेकंड बचे हैं, तो 20 सेकंड बचने के बाद फिर मैं आपको लावा डायनामिक का एक एक्सियल सेक्शंस मास्क फेज रन करके दिखाऊंगा। देखो हम मोस्टली यहाँ पे क्या है ना, लावा में डायनामिक सीक्वेंसेस ही रन करते हैं, तो इसमें पोस्ट कंट्रास्ट में आप तीनों सेक्शन में सीक्वेंसेस ले सकते हैं, एक्सियल T1 फैट सेट कंट्रास्ट, सैस T1 फैट सेट कंट्रास्ट, कॉर T2 फैट सेट कंट्रास्ट, तो आप ले सकते हैं। देखो एक्सियल T1 डन है, यहाँ पे डन लिखा हुआ है। उसके बाद जब आप डायनामिक लेंगे ना, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके एरो बना हुआ स्कैन के साथ प्रिप स्कैन करना है, रेडी फॉर स्कैन, ठीक है। और उसके बाद देखो ऊपर टाइमिंग आ रहा है 21 सेकेंड, अभी आएगा। आप ये रेडी हो रहा है, प्री स्कैनिंग ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे 21 सेकेंड है, तो 21 सेकेंड का नीचे मेरा जो कीबोर्ड में प्रेस है, तो इस बटन को आपको प्रेस करना है। तो 21 सेकेंड का जो मास्क फेज़ है वो आपका अभी चलेगा। ये देखो अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ बटन को, इसको मैंने प्रेस कर दिया है और अब हमारा ये मास्क फेज़ चलना शुरू हो गया। ये देखो ठीक है। तो ये टाइम्स है, इस इन बिटवीन ये टाइम 21 सेकेंड में आपका ये पहला मास्क फेज़ आ जाएगा। तो मास्क फेज़ की ओरिएंटेशंस आप देखोगे ध्यान, ये देखो मास्क फेज़ आ गया है। तो ये मास्क फेज़ आपका लावा के अंदर फर्स्ट फेज़, ये देखो यहाँ पे इमेज नंबर 1 चल अंदर, ये पहला मास्क फेज़ है। ये देखो ये मास्क फेज़ है, और उसके बाद जैसे ही आपका ये टाइमिंग यहाँ पे टोटल टाइम है, और ये यहाँ पे टाइम चलना शुरू हो गया। टाइम किस चीज़ का, जो मैंने आपको मल्टी फेज़ दिखाई थी 11 फेज़। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे जैसे मैं कंट्रास्ट दूंगा ना, तो वैसे आपको ये बटन प्रेस करना है, ठीक है। डायनामिक मतलब कंट्रास्ट भी पेशेंट की बॉडी में जाना चाहिए और स्कैन भी चलना चाहिए। तो अभी मैं अंदर जाके कंट्रास्ट पेशेंट को कंट्रास्ट दूंगा, और उसके बाद मैं ये सारे फेज़ 1 बाय 1 रन करूँगा। अभी मेरा मास्क फेज़ आ गया है, देखो। अब देखो मैं कंट्रास्ट देना शुरू करूँगा मास्क फेज़ आने के बाद। कनेक्ट है कंट्रास्ट, 1 2 3 पुश करो। अब आपको स्कैन बटन प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे सारे फेज़ देखो, फेज़ नंबर 1 चलना शुरू हो गया है, इसका टाइमिंग 21 सेकेंड था, ठीक है। ये फेज़ चलना शुरू हो गया देखो। तो एक फेज़ आपका विदिन 22 सेकंड के अंदर आ जाता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके ये ऑटो स्कैन पे क्लिक करना है आपको। ऑटो स्कैन पे क्लिक करने ना, ऑटोमेटिकली आपके सारे फेज़ चलना शुरू हो गए। देखो फर्स्ट फेज़ 1 सेकंड का डिले था, और उसके बाद ये सारे फेज़ शुरू चलना हो गया। देखो ये देखो सारे ऑटोमेटिक चलेंगे आपका। बीच में हर एक इसको ख़त्म होने के बाद ना, यहाँ पे देखना थोड़ा सा डिले, 1 सेकंड का डिले होगा, फिर थर्ड फेज़ आपका शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हम डायनामिक स्कैन करते हैं। देखो अभी टाइमिंग पे ध्यान दो। अब ये देखो 1 सेकंड का डिले है, थर्ड फेज़ शुरू हो गया है देखो। तो ऐसे हम डायनामिक का प्लानिंग करते हैं और डायनामिक स्कैन को रन करते हैं। तो ये प्रोस्टेट का रूटीन प्लानिंग है, और आपका ये मल्टी प्लानिंग पैरामेट्रिक प्रोस्टेट है। इसमें रूटीन प्लानिंग ऐसे ही करेंगे और डायनामिक का ऐसे आप प्लानिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज हैं आपकी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दो, ठीक है। तो सारी वीडियो के अंदर मैं मोस्टली तो चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं, डाउट हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।